वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन लर्निंग में आपका स्वागत है दोस्तों। गुड इवनिंग। और आज अपना स्वतंत्रता दिवस था 80वां। सभी ने बहुत देशभक्ति के साथ खुशी से मनाया भी है और तिरंगा भी फहराया है अपने घरों में, छतों पर, जहाँ भी आपको मौका मिला है। राष्ट्रगान भी गाया, सब कुछ अनुशासन के साथ किया है। उम्मीद है क्योंकि ये वो पल होते हैं जो यादगार होते हैं ज़िंदगी के भी और देश के लिए भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से काफ़ी संघर्ष के बाद हमें जो आज़ादी मिली थी, उस आज़ादी पर अपन को गर्व है कि वो आज़ादी हमारे पास अभी भी कायम है और हमें कायम रखनी है हमेशा हमेशा के लिए। जब तक अपन इस धरती पे हैं, जब तक धरती पे जीवन अस्तित्व है, तब तक अपने देश की जो आज़ादी है वो कभी गुलाम नहीं होनी चाहिए। अपनी आज़ादी है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आपको प्रयास भी करने चाहिए, चाहे किसी भी सेक्टर में जाएं, जिस भी सेक्टर में जाएं, डिफेंस के सेक्टर में जाएं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में जाएं, चिकित्सा के क्षेत्र में जाएं, जहाँ भी आपको सेवा करने का मौका मिले देश की, वहाँ आप अपने देश को एक करने की कोशिश कीजिए, एकता में बांधने की कोशिश कीजिए, मजबूत करने की कोशिश कीजिए हर क्षेत्र में, ताकि दूसरा कोई देश अपने पर डोमिनेट ना कर पाए और अपन को गुलाम ना बना पाए। क्योंकि अपन खुद जब मजबूत होंगे, एक होंगे, तो दूसरा अपनी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता कोई दुश्मन। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ख़त्म हो चुका है और आज अपन बात करेंगे, मैंने कहा था कुछ स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, वो है उत्तोलक। और आज के ही दिन ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। बहुत अपने जीवन में उत्तोलक क्या होते हैं कि जीवन को, कार्यों को सरल बनाने के लिए उत्तोलक का आविष्कार हुआ है। उत्तोलक के बिना अपन सोच भी नहीं सकते कि हमारा जीवन कितना कठिन हो जाएगा बिना उत्तोलक के। क्योंकि उत्तोलक से हमारा जीवन बहुत ईजी हो गया, क्योंकि अपन कम फोर्स, कम बल से बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं उत्तोलक बल की सहायता से। और उसी के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जो कि दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखता है उत्तोलक। और दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें, अपनी घरेलू चीज़ें जुड़ी है। आपको ऐसे लगेगा कि अपन आज घर की चीज़ों के ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के साथ। उत्तोलक, जिसे लीवर कहते हैं इंग्लिश में। उत्तोलक की देखिए, सबसे पहले उत्तोलक एक सरल मशीन होती है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम सकने वाली एक मजबूत और सीधी या टेढ़ी छड़ होती है। यानी कि या तो टेढ़ी हो सकती है या सीधी छड़ मिलेगी। एक निश्चित बिंदु होगा जिसके चारों ओर उसको आसानी से घुमाया जा सकता है। ऐसी क्या होती है, मशीन होती है जो मुख्य रूप से बलागुण के सिद्धांत पे काम करता है। बलागुण का सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने दैनिक जीवन में। उसके बारे में भी अपन एक अलग से टॉपिक लेके आएंगे एक दिन, उसके बारे में भी डिटेल से देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बलागुण। तो ये भी किस पे काम करता है, बलागुण के सिद्धांत पे काम करती है और कठिन कार्यों को कम बल लगाकर आसानी से करने में मदद करती है। यानी कि अपन को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जो भी अपन काम करेंगे, जब कम फोर्स लगाना, सोचो कि अपन को ज़्यादा फोर्स लगाने के बाद भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा और अपन कम फोर्स में भी ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो वो किसकी मदद से, उत्तोलक की मदद से हो रहा है। और उत्तोलक के मुख्य भाग, इन तीन भागों के बारे में जो अच्छे से जान लेगा, समझ लेगा इन तीनों भागों को, उसके लिए तो क्या है, ये ईजी है। अगर ये तीनों भाग समझ में नहीं आए तब ये डिफ़िकल्ट हो जाता है ये टॉपिक। फिर अपन को, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में मोस्टली जो 99% जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं, तो 99.9% चांसेज यही रहते हैं कि उसका एग्जाम्पल देगा और पूछेगा कौन से प्रकार का उत्तोलक है, प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का या तृतीय प्रकार का। तीन प्रकार के उत्तोलक के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तीन प्रकार के होते हैं उत्तोलक, और वो कौन कौन से होते हैं और किस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे तीन मुख्य भाग होते हैं, आलम, फैल, फुलक्रम। आप इंग्लिश में जो भी बोले, थोड़ा सा उच्चारण इसका अलग सही है, फलक्रम बोल सकता हूँ मैं, तो सीधा डायरेक्ट फलक्रम बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। आलम हिंदी में 2 नंबर पे आता है, भार, लोड। तीसरा है आयास, एफर्ट, प्रयास बोल सकते हो। तो ये तीन ही वर्ड हैं इंपॉर्टेंट उत्तोलक में, और इन तीन वर्डों को समझना है। जो इन तीनों वर्डों को समझ गया, तीन वर्डों को समझ गया, उसके लिए ये आसानी है। ये वर्ड कोई कठिन नहीं है, बस समझना है कि अब इन तीनों के बारे में डिटेल से समझा देता हूँ, और फिर अगर समझ में नहीं आया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों।
लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। थोड़ा सा अपन क्या घरेलू एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और इजी रहेगा। आलम फलक्रम ये क्या होता है? वह निश्चित बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। पहले अपन देखा था कि उत्तोलक के बारे में कि एक निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम सकने वाले सीधी या टेढ़ी छड़। तो आलम क्या हुआ कि वह निश्चित बिंदु होगा जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। यानी कि एक निश्चित बिंदु है, उसके चारों ओर उसको किसी भी प्रकार से घुमा सकते हैं, तो वो बिंदु है ना जहाँ से आसानी से छड़ को घुमाया जा सकता है, वही बिंदु क्या है? आलम है। जैसे कैंची होती है अपनी कैंची, तो कैंची में ये वाला बिंदु है, यहाँ से आसानी से अपन इधर उधर घुमा सकते हैं, तो ये जो बिंदु होता है बीच वाला, उसी को अपन क्या बोलेंगे? आलम बोल देंगे, यानी कि जहाँ से आसानी से घूम सकता है। अब ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि आलम क्या होता है, यानी कि जब कैंची का एग्जाम्पल दिमाग में आएगा और कैंची को जहाँ से अपन आसानी से घुमा सकते हैं इधर उधर, बीच में जो कैंची का भाग होता है यहाँ से, तो वो क्या बिंदु होता है? वो बिंदु होता है आलम होता है, जिस पे आसानी से घूम सकती है छड़। तो अब ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए आलम में। भार लोड वह वस्तु या वजन जिसे उठाने या हटाने के लिए मशीन का उपयोग किया जाता है। यानी कि अपन जो ये सरल मशीन है उत्तोलक का उपयोग कर रहे हैं, तो उसको क्या करें? या तो उठा रहे हैं या फिर उसको हटा रहे हैं, दो ही तो काम करेंगे। या तो अपन को काम किसी चीज़ को हटाना होगा या फिर किसी चीज़ को उठाना होगा उत्तोलक की सहायता से, या काटना हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो जो चीज़ जिसके ऊपर अपन काम करेंगे मशीन का, वो लोड होगी, भार होगा, लोड होगा। यानी कि जिस पर अपन काम करेगी, जिस पर मशीन काम करेगी, कोई भी काम कर रही है, मान लो मिट्टी हटा रही, तो मिट्टी यहाँ पे क्या हो जाएगी? लोड हो गई। कुछ सामान काट रहे हैं, तो काटने के लिए मतलब कैंची से कपड़ा काट रहे हैं, तो कपड़ा क्या हो जाएगा? लोड हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा एफर्ट प्रयास, भार उठाने या काम पूरा करने के लिए छड़ पर लगाया जाने वाला बल। यानी कि जो भार है, अब मान लो ये कैंची है, ठीक है, और इस कैंची को यहाँ पर अपन दाब लगाएंगे तभी तो काटेगी ना। तो यहाँ पर जो दाब लगा रहे हैं वो एक प्रकार का क्या है? आयास है, एफर्ट है, प्रयास है, बल है। तो इसी की क्या कहते हैं? आयास कहते हैं, एफर्ट कहते हैं, जो बल लगाया अपन को काटने के लिए कपड़े को। तो यानी कि भार उठाने या काम पूरा करने के लिए छड़ पर लगाया जाने वाला बल क्या कहलाएगा? आयास। तो अब तीनों वर्ड समझ में आ गए होंगे, आलम, भार और आयास, तीनों को मैंने समझा दिए। आलम जो बिंदु होता है जहाँ से आसानी से घुमा सकते हैं अपन को छड़ों को इधर उधर, मतलब इजीली मूवमेंट कर सकती है, ठीक है दोस्तों, जहाँ से इजीली मूवमेंट कर सकती है चारों ओर, वो बिंदु क्या होता है? आलम होता है। भार जिस पर वस्तु को हटाया जाए या वस्तु पर जिस पर काम किया जाए, वो वस्तु क्या कहलाएगी? भार या लोड कहलाएगा। आयास जो बल लगाएंगे वो आयास हो गए। तो यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अपन एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे अपन उत्तोलक के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीवर। सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले प्राथमिक उत्तोलक, प्राइमरी लीवर, ये क्या होते हैं? इसमें आलम भार और आयास के बीच में होता है। यानी कि जो भार और आयास, इनके बीच में क्या मिलेगा? आलम। ये कैंची है और कैंची में भार, यहाँ कपड़ा यहीं रखेंगे काटने के लिए, या कुछ भी हो, लकड़ी काट रहे, कुछ भी काट रहे हो कैंची से, छोटी मोटी लकड़ियाँ, या फिर आयास। तो यहाँ आयास तो क्या है? यहाँ से तो बल लगाएंगे अपन, दाब लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है? बीच में जो जहाँ से मूवमेंट कर सकती है वो आलम है और ये भार। तो जो आलम बीच में होगा, ऐसी जितनी भी उपकरण है जिसमें आलम भी है, पॉइंट वाला घुमा सकने वाला पॉइंट बीच में है, वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक उत्तोलक कहलाएंगे, ठीक है। इसमें बस बात यही है कि इसमें आलम, भार और आयस के बीच में होता है। आलम मतलब फलक्रम। उदाहरण कैंची, शीशो, जुल्ला होता है, एक शीशो जुल्ला होता है, वो कैंची हो गई। तराजू, प्लास, प्लास कैसी होती है? इस प्रकार से प्लास होती है, और यहाँ पर क्या है? अपन वस्तु नीचे रखते हैं और यहाँ पर मूवमेंट करती है ऐसे वैसे, ऊपर नीचे करने के लिए यहाँ पीछे से फोर्स लगाते हैं। तो प्लास भी एक प्रकार से क्या है? प्राथमिक उत्तोलक है। ये उदाहरण होने चाहिए। प्लास तो अपन घरेलू यूज करते हैं, कैंची घरेलू यूज करते हैं। तराजू, ये तराजू हो गई मान लो, ठीक है। तो ये तराजू का ये बीच वाला मोमेंट, यहाँ पर तो अपन भार लगाएंगे और यहाँ पर प्रयास करेंगे। प्रयास एक तरफ प्रयास होगा, एक तरफ भार होगा, क्योंकि एक तरफ बाट रखेंगे। बाट का मतलब क्या है?
प्रयास हो गया। और बार मतलब यहाँ पर कोई वस्तु है, चीनी है, चावल है, मक्का है, जो भी तोल रहे हैं, और बीच में ये क्या है, ये इधर उधर मूवमेंट करने में यहाँ से छड़ को आसानी से मूवमेंट करवाया जा सकता है। तो ये बीच में क्या आ गया, आलम आ गया। तो इसलिए जब भी किसी चीज़ में आलम बीच में दिखे, यानी कि घुमा सकने वाला, जहाँ से छड़ को आसानी से घुमा सकते हैं, और एक तरफ प्रयास लगाने का जगह और एक तरफ बाहर हो, और ये बीच में आलम, तो वो प्राथमिक उत्तोलक के उदाहरण होंगे सारे। तो यहाँ पे उदाहरण फिर देख लो, कैंची, शीशो, झूला, प्लास, तराजू, ये किसके उदाहरण है, प्राथमिक उत्तोलक के। वैसे अब उदाहरण याद ना रहे, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि प्राथमिक उत्तोलक में आलम बीच में होता है, और भार और आयास दोनों साइड होते हैं अलग अलग। तो बीच में अगर आलम आ गया तो वो प्राथमिक उत्तोलक है। अब चीज़ों के बारे में, अपने घरेलू उपकरणों के बारे में पता नहीं, प्लास को अपन ने देखा ही नहीं, तब कैसे बता सकते हैं कि ये किस प्रकार का उत्तोलक होगा। या तो डायरेक्ट रट के जाओ, याद करके जाओ। अगर अब तभी तो घरेलू चीज़ें इसमें काम आती है फिजिक्स में। अब घरेलू चीज़ों का नॉलेज है तो उसी चीज़ को अपन अप्लाई कर रहे हैं फिजिक्स में, और काफ़ी ईजी हो रहा है अगर अपन को पता है तो इसलिए ज़्यादा दिमाग में नहीं लेना है। और ये क्वेश्चन एयरफोर्स में तो कम पूछे गए हैं, लेकिन नेवी में काफ़ी बार पूछे गए हैं, नेवी एयरफोर्स में उत्तोलक के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम या बराबर हो सकता है। ये इसके बारे में अपन देखें। यांत्रिक लाभ क्या होता है, भार बटा प्रयास, प्रयास या आयास। जो अपन ने बल लगाया वो नीचे आएगा, और भार जो भार उठाया है वो। तो इसमें यांत्रिक लाभ क्या होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या बराबर ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक से कम, ज़्यादा, बराबर हो सकता है प्राथमिक उत्तोलक में। ये ध्यान में रख लेना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यांत्रिक लाभ से रिलेटेड। अब चलते अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन बात करेंगे द्वितीय उत्तोलक की, सेकेंडरी लीवर। सेकेंडरी लीवर में क्या होता है कि इसमें भार आलम और आयस के बीच में होता है। अब 2 नंबर पे क्या है, भार बीच में आ गया। अब जितने भी उपकरण है जिसमें भार, मतलब किसी चीज़ को बीच में रख कर उस पर दाब लगा रहे हैं, यानी कि दोनों साइड से क्या, एक साइड से तो आलम होगा और एक साइड से क्या होगा, आयास होगा, और उनके बीच में अगर लोड है, वस्तु है, तो वो क्या कहलाएगा, द्वितीय उत्तोलक कहलाएगा। जिसे श्रोता क्या होता है, काटने वाला, समझ रहे हो, काटने वाला। नींबू निचोड़ने की मशीन, पहिए वाला ठेला, ये पहिए वाला ठेला है। इसमें क्या होता है, पीछे से डंडे लगे होते हैं और आगे पहिया लगा होता है, और बीच में सामान रखने का क्या होती है, एक जगह होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सामान डालते हैं, ईंट वगैरह, कुछ भी सामान अपन को इधर उधर ले जाना हो। आगे पहिया है, अब पहिया से आसानी से इधर उधर मूवमेंट करवा सकते हैं इसको, जो ठेला है इसको, तो इस बिंदु से इधर उधर मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये तो आलम हो गया, और ये पीछे अपन फोर्स लगा रहे हैं, ये आयास हो गया। तो बीच में अपन ने क्या रखा है, जो सामान अपन को ले जाना है वो भार, लोड हो गया जिस पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भार अगर बीच में आ गया तब द्वितीय उत्तोलक हो गया, आलम बीच में आ गया तब प्राथमिक उत्तोलक हो गया, और आयास आलम बीच में, आयास और आलम के बीच में भार आ गया तो अपना द्वितीय उत्तोलक। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन भी, अब नींबू निचोड़ने वाला इस प्रकार से होता है, ठीक है, और यहाँ से उसका मूवमेंट हो सकता है, तो ये क्या हो गया, उसका आलम हो गया। और यहाँ से अपन फोर्स लगाएंगे, पीछे से दाब लगाएंगे, तो ये हो गया आयास। और बीच में यहाँ नींबू रखेंगे, और बीच में नींबू रखेंगे, दबाव पड़ेगा नीचे, अपना जो नींबू का रस है वो निकल जाएगा। तो वो किस प्रकार का उदाहरण है, द्वितीय उत्तोलक का, नींबू निचोड़ने की मशीन। इसमें यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है, ये ध्यान रखना। जो द्वितीय उत्तोलक होता है उसमें यांत्रिक लाभ हमेशा क्या मिलेगा, एक से अधिक मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब द्वितीय उत्तोलक में उसके एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते अपन नेक्स्ट तृतीय उत्तोलक। नेक्स्ट क्या है अपना, तृतीय उत्तोलक, टेरिटरी लीवर, तृतीय उत्तोलक। इसमें क्या होता है, तीनों में देखो अलग अलग आएगा। पहले में आलम बीच में था, दूसरे में भार बीच में था, अब क्या होगा, प्रयास बीच में होगा। जो बल है वो बीच में लगाएंगे, अब बल बीच में लगेगा दोस्तों। तो अब इसमें बहुत इजी रहेगा। इसमें क्या है, अपन ने घरों में चिमटा देखा है सभी ने। अब चिमटे को आप
एक साइड से यहाँ पे किनारे से दाब लगा कर देखो, क्या आप किसी चीज़ को पकड़ पाओगे? क्या चिमटे से रोटी को पकड़ पाओगे या चिमटे से कुछ और चीज़ों को पकड़ पाओगे? अगर पीछे की लास्ट साइड है वहाँ से अपन दाब लगाएं तो नहीं कर पाएंगे। अगर झाड़ू है, झाड़ू को एकदम पीछे वाले किनारे से पकड़ें तो क्या झाड़ू निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी जगह छोड़ के बीच में फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जो आयास होगा वो बीच में आ जाएगा और जो आलम है वो पीछे, क्योंकि पीछे यहाँ से मूवमेंट होती है इसकी, तो ये मूवमेंट वाला बिंदु हो गया, इसलिए ये आलम हो गया। और यहाँ पर अपन को बार है, कोई भी चीज़ पकड़नी है, रोटी को पकड़ना है, किसी भी चीज़ को पकड़ना है, तो यहाँ पर बीच में बार आ गए, तो यहाँ पर फोर्स लगाएंगे बीच में। जब बीच में फोर्स लगा रहे हैं तो वो अपना कौन सा उत्तोलक होगा? तृतीय उत्तोलक होगा। चिमटा हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, मनुष्य का अपना जो हाथ है वो भी किस प्रकार का है? तृतीय उत्तोलक की भांति कार्य करता है, ये पूछा जा सकता है। किसान का हल है, जो हल होता है किसान का ये वाला, तो इसमें क्या होता है? यहाँ से क्या है? मूवमेंट हो रही है, यहाँ से क्या फोर्स लग रहा है? आगे से खींचा जा रहा है, हल को आगे से खींचा जा रहा है पीछे से। और बीच में क्या होता है इसमें? प्रयास, क्योंकि बीच में जो जमीन में कौन सा चलता है भाग? बीच वाला भाग ही तो चलता है, जो जमीन को क्या करता है? चीरता हुआ जाता है आगे। तो जो बीच वाला भाग है वो, उस पर क्या लग रहा है? आयास लग रहा है, एफर्ट है। जो बल लग रहा है टोटल वो कहाँ लग रहा है? बीच वाले भाग पर लग रहा है। और यहाँ से तो उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, आगे से तो उसको इधर उधर घुमा सकते हैं। तो आलम आगे हो गया, बाहर पीछे हो गया, सॉरी बाहर बाहर आगे हो गया, और फोर्स अपना बीच में लग रहा है। तो इस प्रकार से जो एग्जाम्पल है अपन समझ सकते हैं। तो अपन को अगर और डिफ़िकल्टी नहीं चाहिए, आसानी से समझना है, तो चिमटे का एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हो। घरों में ट्राई कर लेना आप, जितनी भी आपके पास जो भी चिमटा है उसको आप पीछे के किनारे पर पकड़ के देखना कि आप चीज़ों को पकड़ पा रहे हो। नहीं पकड़ पाओगे दोस्तों, इसलिए इसमें बीच में फोर्स लगता है और आसानी से अपन चीज़ों को पकड़ पाते हैं। तो इस प्रकार से अपने तीनों उत्तोलक देख लिए और उनके प्रकार देख लिए और उनके जो एग्जाम्पल है वो देख लिए। पहले में क्या था? आलम बीच में था, दूसरे में बार बीच में था, तीसरे में क्या है? तृतीय जो लीवर है उसमें कौन सा है? आयास बीच में। और तीनों के इजी 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 एग्जाम्पल देख लो। पहले का कैंची ले लेना एग्जाम्पल, दूसरे का जो ठेला होता है सामान ढोने वाला एक पहिए वाला वो ले लेना, तीसरे में चिमटा ले लेना। तो ये तीनों एग्जाम्पल को आप लेकर चलोगे, समझोगे, तब इजी रहेगा बहुत ज़्यादा। और इसमें यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है, इसमें यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। एक या एक से अधिक या बराबर किस में होगा? प्राथमिक उत्तोलक में होगा, द्वितीय उत्तोलक में हमेशा एक से अधिक होगा और तृतीय में एक से कम होगा। और अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा यांत्रिक लाभ को थोड़ा सा समझने के लिए कि यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या होता है। इसमें यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज, इसे उत्तोलक पर लगाए गए भार, लोड और लागू किए गए प्रयास या आयास एफर्ट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो भार है, जिस वस्तु पर भार, जो वस्तु पर काम कर रहे हैं उसका जो भार है वो ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? आयास, जो अपने फोर्स लगाए उसका जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा? यांत्रिक लाभ कहलाएगा दोस्तों। और ये डिस्टेंस पे भी निर्भर करता है। जैसे मतलब यहाँ पर ये देखा होगा अपने पार्कों में लगे होते हैं दोनों साइड में, ये तो चलो बराबर होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे कर लेते हैं। ये D1 दूरी, ये D2 दूरी है, बीच में संतुलन की अवस्था में मान लो ये, ठीक है। और यहाँ पर F2 फोर्स है, यहाँ पे F1 फोर्स है, यहाँ पे बार है, यहाँ पे आयस है, ये बीच में यहाँ से मूवमेंट होता है, तो ये क्या हो गया? आलम्ब हो गया। और संतुलन की अवस्था में क्या होगा? F1 D1 F2 D2 बराबर होंगे। तो यहाँ से दूसरा फार्मूला भी निकल आ गया, F1 F2 किसके बराबर होगा? D2 अपॉन D1 के। तो इसलिए D1 D2 डिस्टेंस है उस बिंदु से जहाँ से आलम से जो डिस्टेंस है अलग अलग, उन डिस्टेंसों का भी अनुपात किसके बराबर होगा? जो अपन एक तो आयास की तरफ लगा रहे हैं ना, आयास की साइड जो डिस्टेंस है वो ऊपर आएगी और जो बाहर की तरफ डिस्टेंस है वो नीचे आएगी, ये ध्यान रख लेना। जबकि जब फोर्स से रेशियो निकाल लेंगे मेंटल
वो मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, यानी कि यांत्रिक लाभ अगर अपन फोर्स का इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं, भार और आयास का इस्तेमाल करके लगा रहे हैं, तब तो भार ऊपर आएगा, आयास नीचे आएगा। और जब अपन उनकी दूरियों से निकाल रहे हैं, तब जो आयास वाली दूरी है वो ऊपर आएगी और भार से जो दूरी है आलम की वो नीचे आएगी। और इनका जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा? यांत्रिक लाभ के होगा। और यांत्रिक लाभ एम ए एक या एक से अधिक, एक से कम, बराबर, ये किस में होता है? प्राथमिक में। द्वितीयक में दोबारा बता रहा हूँ एक से अधिक होता है, तृतीयक में एक से कम होता है यांत्रिक लाभ। तो ये चीज़ें सारी डिटेल इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। और उत्तोलक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन को 3 एग्जाम्पल ध्यान में रखना और उन्हीं को आधार बनाकर जो एग्जाम्पल दिए हैं क्वेश्चन में उनको छांटना है। कौन कौन से एग्जाम्पल? कैंची प्राथमिक हो गया, कैंची प्राथमिक में आ गया। द्वितीय में ठेला आ गया जो माल ढोने वाला। तृतीयक में चिमटा आ गया। तो ये सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं, इनको आधार मान लेना। ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक हैं। 2-3 बार देखोगे, समझोगे, प्रैक्टिकली भी कर सकते हो क्योंकि सारे संसाधन अपने पास घर में मौजूद हैं। तो अपन को सब समझ में आ जाएगा और उत्तोलक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वरना ये तीनों वर्ड समझ में नहीं आए, भार, आलम, आयास, तब दिक्कत हो सकती है। आलम बीच में है तो प्राथमिक, भार बीच में है तो द्वितीयक, आयास बीच में है तो तृतीयक। तो यहाँ पर अब किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। और प्रैक्टिस करते रहिए। और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये एग्जाम्पल किसका हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसका सॉल्यूशन देंगे। और आज जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त देशवासियों को, समस्त एस्पिरेंट जो अपने इस प्लेटफॉर्म से समर डिफेंस एजुकेशन से जुड़े हुए उनको भी, और समस्त देशवासियों को भी। और आज़ादी के इस पावन अवसर पर देश के हित में जितना आप कर सकते हैं हमेशा करते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन देशभक्ति दिखाए जाने का कोई मतलब नहीं है। जब भी आपको देशभक्ति, देश के हित में कोई भी काम करने का मौका मिले, चूकिए मत। ठीक है दोस्तों, बहुत लकी हो आपकी, बहुत आपके लिए शुभ है, मतलब अच्छा अवसर है कि आप देश की सेवा कर रहे हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो मौका चूकने मत दीजिए और देश की हित में जो भी काम करने का मौका मिले कीजिए। और कंटिन्यू प्रैक्टिस जारी रखिए दोस्तों। और अपन को भी डिफेंस एस्पिरेंट है तो जल्दी आर्मी में जाकर देश की सेवा करना है, देश की सेवा करने का अपन को मौका मिलेगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल से नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।